आज इस वीडियो में मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी पर डिस्कशन करूंगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, राइट, कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है। सेकंड आपका हो गया रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए बेसिकली ये बिजनेस है तो इसके लिए ऑब्वियस रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं कुछ। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि कब कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट। एंड थर्ड आपका एक्सप्लेन किया है जीएसटी कंप्लायंस ऑन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। देखिए, बेसिकली जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उस पर जीएसटी का भी इम्प्लीकेशन आता है। सो किस केस में कब आपको जीएसटी के क्या कंप्लायंस करने हैं वो सब भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमने डिस्कस किया है इसमें इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस, राइट। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कशन करना, राइट। फॉर एग्जांपल जीएसटी कंप्लायंस, इनकम टैक्स कंप्लायंस एंड रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कंप्लायंस। देखिए, अगर मैं बात करूं व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, देखिए इन दैट केस मैंने यहाँ पर ये कुछ इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मैं बेसिक की बात करूं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है, देखिए इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, राइट। एक कस्टमर हो गया एंड एक बीच में मिडिल मैन हो गया जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं, राइट। एंड थर्ड आपका हो गया सप्लायर, ठीक है। तो बेसिकली आपको नॉर्मल बिजनेस का तो कॉन्सेप्ट पता ही है कि एक कस्टमर होता है एंड एक सप्लायर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप है, राइट, आपको कोई आइटम चाहिए होता है, राइट, तो आप क्या करते हैं, सप्लायर सीधा शॉप पे जाते हैं, सप्लायर पर उस आइटम को परचेज कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज द ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड, राइट। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो नॉर्मल क्या होता है, कस्टमर सप्लायर के पास जाता है, उससे आइटम ले लेता है एंड उसको यूज करता है, राइट। ड्रॉप शिपिंग में जस्ट ये चेंज आता है कि बीच में एक मिडिल मैन होता है, राइट। वो कस्टमर्स को अप्रोच करता है कि हाँ जी, मेरे पास ये आइटम अवेलेबल है, एंड कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो करता है, ऑर्डर प्लेस करता है मिडिल मैन को, जो कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं। ये मिस्टर मिडिल मैन आके सप्लायर को बोलते हैं कि हाँ जी, मेरा एक ऑर्डर है और उसको आप कस्टमर को डिलीवर कर दो, ठीक है। तो ये जस्ट एक साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है। वैसे मैक्सिमम जो इसमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है उसमें जो कस्टमर को अप्रोच किया जाता है वो एड्स के थ्रू ही किया जाता है, लाइक फेसबुक एड, यूट्यूब एड। मेन चीज है जो बीच में मिस्टर अभिषेक का काम है वो है सीधा जस्ट ऑर्डर लाना। ये क्या करते हैं, कस्टमर को अप्रोच करते हैं और कस्टमर इनको ऑर्डर देता है, ये आगे अपना सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, सप्लायर सीधा कस्टमर को आइटम डिलीवर कर देता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में मिस्टर अभिषेक को क्या फायदा है, मिस्टर अभिषेक को ये फायदा है कि इनको अपना स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। सो इनके पास कोई स्टॉक नहीं है, कोई इनको स्टोरेज का टेंशन नहीं है, पैकेजिंग का टेंशन नहीं है। आई होप बेसिक आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किस टाइप से किया जाता है, इसमें बेसिकली 4 टाइप से ये इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। देखिए, अगर मैं इंडिया टू इंडिया बात करूं तो इसका मतलब है यूपी से परचेज किया एंड दिल्ली में सेल कर दिया, राइट। सो स्टेट कोई भी हो सकती है इंडिया में। एंड मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, इंडिया से परचेज किया, आउट ऑफ इंडिया सेल किया, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया से कहीं से भी परचेज किया एंड यूएस से सेल किया, राइट। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आउटसाइड इंडिया से परचेज किया और इंडिया में सेल किया, तो इसमें आप कंसीडर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल चाइना से परचेज किया एंड इंडिया में उसको सेल कर दिया, राइट। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इस केस में फॉर एग्जांपल चाइना से परचेज किया, यूएस से सेल कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 मॉडल होते हैं जिसके थ्रू ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आप इनकम जनरेट कर सकते हो, गुड सेल कर सकते हो, राइट। देखिए, मैं अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की बात करूं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किया है। देखिए, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो बेसिकली आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है एंड कंपनी कैन बी प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, एंड इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, राइट। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है जिसका सेपरेट होता है पैन कार्ड। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कोई सेपरेट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, पर्सनल पैन कार्ड पे ही रजिस्ट्रेशन होते जाते हैं, राइट। देखिए, एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो सेकंड नंबर पे आता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए, नॉर्मली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है, बट इन सम केसेस जैसे मैंने आपको बताया था 4 मॉडल होते हैं जिसके थ्रू सेल हो सकती है। तो इट डिपेंड्स किस केस में हमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना है, किस केस में नहीं लेना, ठीक है। तो आप एक बार कंसल्टेंट से बात करेंगे अपने सीए से, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। देखिए, एक्सपोर्ट के केस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है कि आप एक्सपोर्ट कीजिए और उस पर जीएसटी दे दीजिए, राइट। जब वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसका पेमेंट आ जाएगा, आपने जो जीएसटी की पेमेंट किया है वो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप गवर्नमेंट को जस्ट एक इंटीमेशन दीजिए कि हाँ जी, मुझे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज करना है और ये मैं विदाउट पेइंग जीएसटी करूंगा, राइट। सो इट मीन्स मैं कोई जीएसटी
पेमेंट नहीं करूंगा और ना ही जीएसटी का रिफंड लूंगा। सो इस केस में आपको डिपार्टमेंट को जीएसटी एलयूटी फाइल करना होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, जैसे ये इंटीमेशन है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में मैंडेटरी होता है, राइट। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो उस केस में आपका जो भी कस्टम से माल क्लियर होता है उसमें वो चेक करते हैं कि आपने अपना आईईसी कोड प्रॉपर्ली मेंशन किया है या नहीं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सर्विसेज लोग क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें किसी थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को आईटी सर्विसेज दे रहे हैं या आप ऑनलाइन कुछ भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सीधा क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन, और कोई गुड्स तो जाना ही नहीं है तो वो आप उनको दे देते हैं जो भी आपकी सर्विस होती है। तो इसमें किसी का कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। तो उसके इसमें जब किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो कोई आपको बोलेगा भी नहीं कि हाँ जी आपने आईईसी कोड नहीं लिया हुआ है, बट एज पर लॉ आपको लेना चाहिए, राइट। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप आईईसी कोड भी ले लें, राइट। फिफ्थ आपका है अदर रजिस्ट्रेशन। देखिए अदर रजिस्ट्रेशन मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करता है कि आपका आइटम क्या है जिसमें आप डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस आप फूड आइटम में डील कर रहे हैं तो उस केस में एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, राइट, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। एंड दूसरा आपका मे बी पॉसिबल, ये डिपेंड करता है कि स्टेट टू स्टेट कि आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी हो। सो आपके सीए कंसल्टेंट आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको क्या क्या बताना है। ये जो मैंने लिस्ट बताई है इट्स ए जनरल लिस्ट, राइट। अगर मैं देखिए कंप्लायंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का तो मैंने अभी डिस्कशन कर लिया। कंप्लायंस द सेंस कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको गवर्नमेंट को कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनकेस आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप इम्पोर्ट करते हैं कोई सर्विस, ठीक है, बाहर से कोई सर्विस लेते हैं XYZ, और उस केस पर जीएसटी का पेमेंट एप्लीकेबल है तो आप जीएसटी की पेमेंट करेंगे। देखिए अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो जीएसटी की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे आपका बिजनेस जीरो हो, राइट। एंड थर्ड कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं, आपको देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, अगर आपने आईसी कोड लिया है तो अब पहले ये रूल था कि एक बार आईसी कोड ले लो, ऐसा कोई उसमें चेंज या अपडेट करने की जरूरत नहीं रहती थी। बट रिसेंटली गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि आईईसी कोड को भी हमें एनुअल बेसिस पे अपडेट करना होता है। मीन्स उसकी केवाईसी करनी होती है कि एड्रेस चेंज तो नहीं है कहीं भी, कोई मतलब जो भी हमने आईईसी कोड में डिटेल दी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हो गया, ऑनर की डिटेल हो गया, एंड आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, इन सब में कहीं भी कोई चेंजेस है तो हम हर साल अपडेट करते हैं, ठीक है। इन केस कोई चेंज भी नहीं है तब भी हमें ऑनलाइन एनुअल केवाईसी आईईसी की करनी होती है। और फिफ्थ नंबर पर है अदर कंपनी रिलेटेड कंप्लायंस। देखिए बहुत से कंप्लायंस ऐसे होते हैं जो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ कंपनी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है तो उस केस में आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होगा, आपको उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करनी है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड केस आपने एलएलपी ली हुई है तो उसमें फॉर्म 8 फॉर्म 11 जाता है। ओपीसी लिए तो ओपीसी के भी अलग फॉर्म फाइल कर होने होते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मे भी पॉसिबल कुछ कंप्लायंस हो। तो इट डिपेंड्स की टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या है, राइट। सो देखिए बेसिकली ये था बेसिक रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड उनका रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंस। ये मैंने बेसिक डिस्कस किया है। एग्जैक्ट कंप्लायंस के लिए ये डिपेंड करते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि आपका एग्जैक्टली मॉडल क्या है, तो उस केस में आपके सीए या कंसल्टेंट ही आपको बताएंगे, राइट। अगर देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ मैंने डिस्कस किया है कि जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन आएगा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। देखिए अगर मैं पहले केस की बात करूं, देखिए आप इंडिया से परचेज करके इंडिया में ही सील कर रहे हैं, राइट। उस केस में अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो उसमें बेसिकली आपको 40 लाख और 20 लाख की लिमिट होती है। उस तक आपका बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं, सेल्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, आपने इंडिया से परचेज किया एंड आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए उस केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, राइट। सो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया, जीएसटी एलयूटी आप गवर्नमेंट को फाइल कर देंगे तो उस केस में आप फिर एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट मे बी पॉसिबल जो आप इंडिया से परचेज कर रहे हैं उस पर आपको जीएसटी देना पड़े। तो जो जीएसटी आप एक्सपोर्ट के अगेंस्ट परचेज पर दे रहे हैं या एक्सपेंस पे दे रहे हैं वो आपको रिफंड मिल जाता है, राइट। इनकेस आपको रिफंड नहीं लेना है तो लोकल में कोई आइटम अगर आप सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट उसका एडजस्टमेंट हो जाता है जो आपने जीएसटी परचेज में दिया है। थर्ड आपका हो गया सेल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। देखिए अगर आप इंडिया के बाहर से कोई आइटम परचेज करते हैं, मीन्स टेक्निकली उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और इंडिया में सेल कर देते हैं। देखिए इन केस ऑफ इम्पोर्ट आपका जीएसटी मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन, राइट। इंपोर्ट के टाइम पे जीएसटी पे करते हैं एंड जब इंडिया में आप उसको सेल करेंगे तो एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको जीएसटी के
इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी हो जाता है। इट मीन्स आप भी आगे जीएसटी पर ही उसको सेल करेंगे, जो भी रेट होगा आइटम का उस पर। एंड जो जीएसटी आपने इंपोर्ट के टाइम पे दिया था सेम आइटम पे, वो आप माइनस कर सकते हो जो आप सेल्स पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, राइट। सो नेट पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना है। फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सेल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। देखिए बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना से यूएसए को सेल किया है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आइटम हमारे इंडिया में आ ही नहीं रहा। अगर हमारा आइटम इंडिया में आए नहीं तो इट मीन्स ये इंपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, और इंपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो इट मीन्स इस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, राइट। और इन केस में सेल की बात करूं, देखिए एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से आउटसाइड इंडिया जाना। जब आपका आइटम इंडिया में था ही नहीं, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बाहर से बाहर गया, जस्ट ये ना होता एक्सपोर्ट हुआ और ना ही इंपोर्ट हुआ आपका, ठीक है। और ये जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपका इस टाइप का बिजनेस है प्योर कि आप इंडिया से बाहर खरीदते और इंडिया के बाहर ही बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट दूसरे कुछ आपके एक्सपेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एड्स चलाते हैं, राइट, तो एड के केस में क्या होता है, आपका ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाता है। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और उस पर जीएसटी का आपको पेमेंट भी करना मैंडेटरी होता है, राइट। तो इस टाइप से कुछ सिचुएशन होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मान के चलिए 99% आपको लेना है। 1% डिपेंड करता है आपका एग्जैक्ट मॉडल क्या है, मे बी पॉसिबल उसमें नहीं लेना पड़े, राइट। बट आप सेफ साइड रहना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें, राइट। देखिए अब मैंने सेल्स की तो बात कर ली, अगर मैं परचेज एक्सपेंस की बात करूं तो उसमें देखिए आपके दो टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं। अगर आप परचेज एक्सपेंस करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में अगर आप परचेज एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसमें दो ही सीन है। आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगाएगा आपको, अगर आप रजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो जीएसटी अगर रजिस्टर्ड से करेंगे तो जीएसटी वो इनवॉइस में लगाएगा, तो आपको पे भी करना पड़ेगा। इन केस अनरजिस्टर्ड से आप परचेज कर रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर उस केस में आपको जीएसटी भी नहीं देना है, राइट। सेकंड आपका हो गया परचेज ऑब्लिक एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ गुड्स। देखिए कुछ सर्विस एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली गुड्स की अवेलेबिलिटी पर ही किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पैकेजिंग सर्विसेज हो गई, ये बेसिकली तभी हो सकती है जब आपकी गुड्स अवेलेबल हो, ऑब्वियस तभी आप पैक कर सकते हो। एंड सेकंड आपका हो गया फॉर एग्जांपल कोरियर, तो कोरियर भी कोई बंदा तभी सर्विस दे सकता है जब आपका गुड्स उनके पास अवेलेबल हो। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली उन पे टैक्स, अगर इस टाइप की सर्विस आपने इंडिया से बाहर ली है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो उनको आपको नेट पेमेंट करना है बिना जीएसटी के। थर्ड पॉइंट है परचेजेस ऑब्लिक एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ गुड। देखिए कुछ सर्विसेज या एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें गुड्स की अवेलेबिलिटी मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, एंड आपका मे बी वेबसाइट रिलेटेड एक्सपेंस हो जाए, होस्टिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। इस टाइप की सर्विसेज में जिसमें गुड्स की अवेलेबिलिटी मैंडेटरी नहीं है, उस टाइप की सर्विसेज आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाती हैं, राइट। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में आपको खुद जीएसटी पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई यूएसए का बंदा है, राइट, आप इंडिया में हो, आपने बोला कि मेरे लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर दो, मुझे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना है। देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग बेसिकली ऐसी सर्विस है जिससे गुड्स की अवेलेबिलिटी मैटर नहीं करती है, राइट। वो क्या करेंगे, सिंपली आपको वेबसाइट डिजाइन करके दे देंगे, आप उनको पेमेंट कर देंगे, राइट। तो बेसिकली आपने क्या सर्विस ली, राइट। एंड ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए कहलाएगी क्योंकि आप इंडिया में और सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट की कैटेगरी में आएगी। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में बेसिकली आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है, राइट। रिवर्स चार्ज का मतलब नॉर्मली जीएसटी पे करता है जो सप्लायर है, जिसकी इनकम है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो पेमेंट कर रहा है, राइट, जो इंडिया में बंदा है वही जीएसटी जमा करता है। नेक्स्ट देखिए अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, देखिए इनकम टैक्स में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मीन्स आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, उसके बिल्स आपके पास हैं, और जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, परचेज हो रही हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास है कि कहाँ कहाँ से आपने परचेज किए, कौन कौन से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम बिल्स है वो आपके पास अवेलेबल है। तो ये हो गया बेसिकली अकाउंटिंग हो गया कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन होता है कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं। पहले मैं प्रॉपर रिकॉर्ड वाला डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट। जैसे मैं बताया सेल, परचेज, एक्सपेंस, सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका हो गया, देखिए जो भी आपका इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ, इनकम टैक्स बेसिकली प्रॉफिट पे लगता है। और जब आपने अकाउंटिंग किया, आपने रिकॉर्ड रखा है कि टोटल कितना इनकम हो गई, टोटल कितने एक्सपेंसेस हो गए, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो जो भी प्रॉफिट आपका आएगा उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए
अगर आपने प्रॉफिट जो शो किया है, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी इनकम थी माइनस एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट आ गया, आपको अगेन ये चेक करना है कि जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 8% और 6% से कम है क्या। देखिए 8% काउंट करते हैं जब आपका मतलब अदर देन बैंक में पैसा आया है, राइट। बट इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग मैं मान के चलता हूँ 99% आपका पेमेंट अकाउंट में ही आता है, राइट। सो जो आपका पेमेंट अकाउंट के थ्रू आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको 6% चेक करना है कि जो भी आपकी ग्रॉस एसेट सेल्स या टर्नओवर है उसका 6% कम से कम प्रॉफिट आना चाहिए। इन केस 6% से कम प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करानी होती है सीए से, और ये मैंडेटरी होता है, राइट। सो प्रॉफिट के केस में आपको चेक करना है कि आपका प्रॉफिट 8% और 6% से कम तो नहीं आ रहा है। इन केस कम आ रहा है तो आपको सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। एंड सेकंड मैं बात करूं, देखिए अभी तो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा था कि 8% और 6% से कम है, तो मे बी पॉसिबल आपका लॉस आ जाए। देखिए इवन इन केस ऑफ लॉस आपको सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, राइट। ये तो था सारा अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, देखिए इनकम टैक्स में एक स्पेशल प्रोविजन दिया है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। इसको बेसिकली हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट अप टू 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, राइट। देखिए प्रिजम्पटिव में क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट है अगर उसका 8% प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, तो आपको एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं होती। इनकम टैक्स ये बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 लाख रुपए ग्रॉस रिसीट या सेल है, राइट, तो आप जस्ट मुझे 8% मीन्स 4 लाख, तो इट मीन्स इनकम टैक्स बोलता है कि आप एटलीस्ट 8% मुझे वो दिखा दो प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट दिखा दो, तो मैं आपसे आपके एक्सपेंस की डिटेल नहीं मांगूंगा। तो एक तरीके से टेंशन फ्री वाला प्रोविजन है कि आप जस्ट 4 लाख दिखाओ और टेंशन फ्री, कोई क्या खर्चे हुए कैसे हुए वो सब आपको एग्जैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड 8% देखिए इसमें देखिए दो ऑप्शन है, 8% और 6%। 8% तब हम कैलकुलेशन करेंगे जब आपका अदर देन बैंक्स में पेमेंट आ रहा है। इनकेस बैंक में पेमेंट आ रहा है तो आप 6% लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख ग्रॉस रिसीट है, राइट, तो 50 लाख का अगर 6% आप देखेंगे तो 3 लाख आएगा। तो इट मीन डिपार्टमेंट बोलता है कि आप मुझे 50 लाख का 3 लाख प्रॉफिट शो कर दो कि आपको इतना हुआ है, उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो अलग मैटर है, तो इतना प्रॉफिट हम शो करेंगे तो डिपार्टमेंट हमसे एक्सपेंस की डिटेल नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि जो भी बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। उसका बेनिफिट ये होता है, देखिए परफेक्ट अकाउंटिंग कोई नहीं कर पाता है, सो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रिजम्पटिव बेस पे अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं तो बेस्ट है। आपको एक्सपेंस की डिटेल ऐसा देनी नहीं होती है। अगर आपका 62,50,000 तक का ग्रॉस रिसीट है, सेल है, तो 8% के अकॉर्डिंग आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। एंड अगर मैं केस लूँ 6% वाला, तो देखिए उसमें क्या है 83,33,333, तो इतना अगर आपका ग्रॉस रिसीट या सेल्स है तो उस केस में भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ 6% तो ये 5 लाख ही आएगा, राइट। और अप टू 5 लाख मैंने आपको पहले बताया कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, राइट। एंड इन केस आप एग्जैक्ट प्रोविजन जानना चाह रहे हैं कि मेरे केस में क्या होगा, तो आपको अपने सीए या कंसल्टेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।